नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। मैं डॉक्टर विकास शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी राजनीतिक दलीय व्यवस्था के संगठन के बारे में अध्ययन किया था। उसी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम अमेरिकी दलीय व्यवस्था की नीतियों, उनके सिद्धांतों, उनके क्रियाकलापों और फिर उनकी आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में बात करेंगे। यह है अमेरिकी संवैधानिक शासन व्यवस्था से संबंधित जो अध्याय अपना था, जिसका हम पिछले कई व्याख्यानों से व्यापक रूप से अध्ययन कर रहे थे, उसका यह आज अंतिम भाग है। आज के इस व्याख्यान के बाद में हम किसी अन्य राज्य व्यवस्था जो अपने पाठ्यक्रम में है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का यह है अमेरिकी शासन व्यवस्था से संबंधित अंतिम व्याख्यान है। इसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए। तो आइए हम बात करते हैं अमेरिकी राजनीतिक दलों की नीतियों एवं उनके सिद्धांतों की। अमेरिका के राजनीतिक दलों में सिद्धांतों एवं नीतियों का कोई विशेष अंतर नहीं है। एक तो वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय व्यवस्था है, और उन दोनों दलों की विचारधारा भी कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। तो इस आधार पर उनकी नीतियाँ और उनके सिद्धांत में कोई ज़्यादा व्यापक अंतर नहीं है। बहुत गौर से देखने पर कुछ मामूली अंतर नजर आएगा, बाकी ऊपरी तौर पर दोनों राजनीतिक दल एक समान प्लेटफॉर्म पर एक समान विचारधारा को लिए हुए नजर आएंगे। दोनों ही दल लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि शासन के संबंध में एक मत है। पहली बात, इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या इनके सिद्धांत और नीतियां कॉमन हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो दोनों राजनीतिक दल लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन के संबंध में एक मत है। पहली बात, कोई भी राजनीतिक दल डिक्टेटरशिप या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं चाहता, यानी ये सब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समर्थक हैं और उसमें भी प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के समर्थक हैं। दोनों ही दलों में सभी वर्गों, सभी संगठनों और सभी विचारधाराओं के लोग हैं। ये दूसरी बात है, सभी वर्गों के लोग हैं, अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा, सभी संगठनों के लोग हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, बिजनेसमैन लोग हो, सभी संगठनों के लोग हैं और सभी विचारधाराओं के लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ी कॉमन बात है कि वहाँ वर्गों, संगठनों और विचारधाराओं के आधार पर राजनीतिक दलों में कोई अंतर नहीं है। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत में तो बहुत से दल विचारधारा के आधार पर बने, संगठनों के आधार पर बने, अपने जातीय और धार्मिक हितों के आधार पर बने, क्षेत्रीय हितों के आधार पर बने, भाषाई संरक्षण के आधार पर बने। उनका स्वरूप चाहे आज कुछ बदल गया हो, लेकिन जब वो स्थापित हुए तो उनके अंदर ये भावनाएं थी और व्यापक रूप से थी। जैसे कि बसपा पार्टी का गठन हुआ था दलित उद्धार को लेकर, जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन हुआ था मराठाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ऐसे बहुत से दल का मैं उदाहरण दे सकता हूं यहां। लेकिन अमेरिका की बात कर रहे हैं, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, दोनों राजनीतिक दलों का लक्ष्य राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना है।
और उसे बनाए रखना है। यानी राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र शक्तिशाली हो, ये दोनों राजनीतिक दल चाहते हैं। और फिर वो जो सत्ता है वो बनी रहे, ये दोनों राजनीतिक दल चाहते हैं। तो दोनों दलों की नीतियों में, सिद्धांतों में इस दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। दोनों राजनीतिक दलों में इतनी समानताएं हैं होने के बावजूद भी कृषि आधारित व्यवस्था, उद्योगों का विकास, आंतरिक सुधार, दास प्रथा, आयात निर्यात, प्रारंभ में राष्ट्रसंघ की सदस्यता एवं अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों को लेकर हमेशा मतभेद रहा है। और इन बिंदुओं के आधार पर इनमें एक मतता नहीं रही है, क्योंकि एक राजनीतिक दल कृषि आधारित व्यवस्था की बात करता है तो दूसरा औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात करता है। एक राजनीतिक दल आंतरिक सुधार की बात करता है, दूसरा उस प्रकार के आंतरिक सुधारों की जरूरत को आवश्यक नहीं समझता। एक राजनीतिक दल परंपरागत दास प्रथा का समर्थन करता है, जबकि दूसरा उसका खंडन करता है। आयात निर्यात, किस देश से कितना करना है, किस देश के साथ अपन को किस प्रकार की वस्तु खरीदनी, इसके संबंध में भी एकमतता नहीं है। यानी किस देश के साथ कैसे संबंधों को स्थापित करना है, इसमें दोनों राजनीतिक दल एकमत नहीं है। और प्रारंभ में राष्ट्रसंघ की सदस्यता को लेकर भी दोनों राजनीतिक दलों में मतभेद था। एक राजनीतिक दल कह रहा था कि हमको राष्ट्रसंघ की सदस्यता ले लेनी चाहिए, जबकि दूसरा मना कर रहा था कि हमको ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पचड़ों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन ये मतभेद व्यवस्था जनित है, विचारधारा जनित मतभेद नहीं है। ये सिस्टम को संचालित करने से संबंधित मतभेद है। अमेरिका में दलीय संगठन, अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का संगठन सामान्यतः समान है। दोनों ही दलों का संगठन स्थानीय, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक समान है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ ग्रास रूट लेवल से लेकर केंद्र तक दोनों दलों का प्रतिनिधित्व है। दोनों दल समान रूप से पूरे राष्ट्र में छाए हुए हैं। राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप, अमेरिका में राजनीतिक दलों के संबंध में मुनरो कहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने जिस शिला को अस्वीकृत कर दिया था वह आज अमेरिकी प्रजातंत्र की आधारभूत शिला बन गई है। प्रारंभ में जब राजनीतिक दलों के गठन की बात आई तो तात्कालिक जो संविधान निर्माता थे, संविधान समिति थी, उन्होंने दलों की आवश्यकता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और एक तरह से उन्होंने दलीय व्यवस्था को नकार दिया था। लेकिन वही दलीय व्यवस्था आज अमेरिकी शासन व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत बन गई है। और जरूरत बनना आवश्यक भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बोला आपको कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए दलीय व्यवस्था होनी आवश्यक है। बिना दलों के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता। यह प्रजातंत्र की एक बहुत जरूरत, बहुत महत्वपूर्ण आधारशिला बन गई है। संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक दलों को संविधान बनाते समय पूर्णतया उपेक्षित रखा, परंतु आज अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान स्पष्ट दिखाई देता है। आज अमेरिका में दलीय व्यवस्था के अभाव में कोई काम हो ही नहीं सकता। प्रारंभ में भले ही नकार दिया हो, और भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत में तो प्रारंभ से ही राजनीतिक दल थे और एक दल तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में था जिसका आज़ादी में भी योगदान रहा, राष्ट्रीय कांग्रेस। इन दलों के माध्यम से अमेरिकी संविधान को और अधिक
व्यवहारिक एवं मजबूती प्रदान की गई। यानी अमेरिकी संविधान इन दलों के माध्यम से, अमेरिकी शासन व्यवस्था इन दलों के माध्यम से मजबूत हुई है, न कि दुर्बल। तो इसको एक मजबूत आधार प्रदान हुआ है। आज राजनीतिक दल ही अमेरिकी शासन के विभिन्न पदों तथा निर्वाचन के लिए व्यक्तियों का चयन करते हैं, उनका प्रचार करते हैं और निर्वाचन के बाद संविधान के अनुरूप राजनीतिक ढांचे को संचालित करने का कार्य करते हैं। ये सारा काम आज राजनीतिक दलों के माध्यम से ही होता है। इन राजनीतिक दलों के बिना संभव भी नहीं था कि अमेरिकी शासन व्यवस्था के विभिन्न पदों के लिए निर्वाचन करना, योग्य व्यक्तियों का चयन करना, उनका प्रचार प्रसार करना और संविधान के अनुरूप उनके लिए राजनीतिक ढांचा तैयार करना और फिर उस राजनीतिक ढांचे के तहत उनको फिट करना। ये राजनीतिक दलों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र एवं पृथक है। फिर भी यदि दोनों में सामान्य से नए हो तो शासन व्यवस्था में गतिरोध पैदा हो जाता है। यानी दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं, लेकिन अगर इन दोनों में समन्वय नहीं हो तो शासन व्यवस्था में गतिरोध पैदा हो जाता है। वहां राजनीतिक दलों के द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया जाता है। ये बहुत बड़ा काम है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सामंजस्य स्थापित करना, वरना तो वहां गतिरोध पैदा हो जाएगा, वहां शासन व्यवस्था के कार्य में अवरोध आ जाए। ये बात आपको समझनी है। अगला बिंदु, अमेरिका एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है जहां विभिन्न भाषा, जातियों एवं धर्म के लोग निवास करते हैं। इन विविधताओं वाले देश में संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया जा रहा है वह इन राजनीतिक दलों के द्वारा ही हो रहा है। राजनीतिक दल एक खूबसूरती होती है किसी देश की, वो विविधताओं में एकता स्थापित करने का काम करते हैं, क्योंकि वो समान रूप से जब सबको नेतृत्व प्रदान करता है तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि इस देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, हमारा भी योगदान है, और वो इस आधार पर सहज ही उस राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ जाते हैं। और जब वो सहज ही उस राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ते हैं तो इससे राष्ट्र मजबूत होता है, इससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मजबूत होती है और साथ में फिर राजनीतिक दलीय व्यवस्था तो मजबूत होगी ही। तो ये राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम अमेरिकी दलीय व्यवस्था करती है। अमेरिका में राजनीतिक दल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सदन तथा सीनेट के निर्वाचन में सक्रिय भाग लेते हैं। इन सबके निर्वाचन में बहुत सक्रिय भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों के अभाव में इन संस्थाओं के चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन सब संस्थाओं की चुनाव इनको नेतृत्व प्रदान करना और इनका चुनाव करने का काम राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। ये बात बहुत जरूरी है आपको समझना, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वह कांग्रेस के दोनों सदनों के प्रतिनिधियों का चुनाव हो। अमेरिकी दलीय व्यवस्था की आलोचना, अमेरिकी दलीय व्यवस्था की कुछ आधारों पर आलोचना भी होती है, जिसकी बात हम यहाँ करेंगे। तो उसकी आलोचना का पहला बिंदु तो यही है कि अमेरिकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। इन दोनों दलों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। ये एक आलोचना जो पहले भी मैंने बताया, क्योंकि दलों का गठन एक पृथक विचारधारा के आधार पर होता है, और जब विचारधारा ही दोनों दलों की कॉमन है तो फिर किस आधार पर उनको दो दल कहा जाएगा। ये तो वही बात हुई कि दल तो दो हैं लेकिन वास्तविक रूप से एक ही है, और एक दलीय व्यवस्था तो डिक्टेटर मानी जाती है। लेकिन फिर भी सिद्धांतों का महत्व है, लेकिन
दलों के पृथक अस्तित्व का भी अपना महत्व है। अमेरिकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते, वे बदलते रहते हैं, कभी इस दल को कभी उस दल को। तो वो निरंतर, जैसे भारत के वोटर्स होते हैं ना कि किसी दल से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए रहते हैं, वैसे अमेरिका में नहीं है। उनमें दलीय अनुशासन नहीं पाया जाता है। वे कभी भी किसी भी दल को छोड़ सकते हैं और दूसरे दल में जा सकते हैं, फिर उस दल को भी छोड़ सकते हैं, वापस पहले वाले दल में आ सकते हैं। अमेरिकी राजनीतिक दलों में लूट प्रणाली पाई जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, इसमें विजयी होने वाला दल सरकारी पदों का अपने लोगों में वितरण करता है और यूं बंदरबाट करता है। एक तरह से उसको वितरण किया, बंदरबाट बोलेंगे, कि जो भी उस दल का कार्यकर्ता है, जो भी उस दल का समर्थक है, उसको लाभदायक पदों पर नियुक्त कर देते हैं। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि बहुत सी बार योग्य व्यक्ति ऐसे पदों पर जाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जब अयोग्य लोगों का सत्ता में बोलबाला हो जाएगा तो योग्य व्यक्तियों को कहाँ स्थान मिलेगा। ये बात आपको समझनी होगी। योग्य लोगों को ऐसे पदों से वंचित होना पड़ता, क्योंकि वहाँ दल की चापलूसी करने वाले दल के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को इन पदों की रेवड़ी बट जाती है। तो ये इन आधारों पर अमेरिकी दलीय व्यवस्था की कुछ आलोचना भी होती है। तो मैंने आपको अमेरिकी दलीय व्यवस्था को विस्तार से समझाने का प्रयास किया, और न केवल अमेरिकी दलीय व्यवस्था अपितु अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था को बहुत विस्तार से पिछले बहुत से व्याख्यानों के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया। और एक बहुत बड़ा अध्याय है और बहुत वेल सेटल, बहुत व्यापक, बहुत विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देश की सत्ता की हमने बात की थी, जिसका प्रभाव बहुत से देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिखाई देता है हमें, और उनमें से भारत भी एक है। तो मैं समझता हूँ कि यह अध्याय आपके लिए मेरे व्याख्यानों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा और आपको निश्चित रूप से इससे कुछ लाभ होगा। और फिर भी यदि इसके संबंध में आपको कुछ जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप मुझसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब हम जब भी बात करेंगे इस बीए पार्ट द्वितीय की इस प्रथम प्रश्न पत्र में, तो किसी अलग देश की, दूसरे देश की राज व्यवस्था के संबंध में बात करेंगे। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। मैंने इस व्याख्यान के तहत आपके लिए एक असाइनमेंट भी बनाया है, तो उसको आपको हल करना है। अमेरिकी दलीय व्यवस्था की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी आपको दलों का संगठन, उनकी कार्यप्रणाली, ये सब बताते हुए उनकी आलोचना के बिंदुओं को बताना है। यानी इस प्रकार का कोई बड़ा प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। तो उस दृष्टि से आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। अब आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया हो तो मेरे इस व्याख्यान को आप लाइक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही आपने इतने धैर्यपूर्वक ढंग से मेरे व्याख्यान को सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट व्याख्यान में। आप लोगों को पुनः बहुत धन्यवाद।